युद्ध का देवता या कहें तो लाल ग्रह या फिर मंगल ग्रह, यहाँ पर उतरना और इसे एक्सप्लोर करना किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। ये आज भी हमें रक्त से लाल हुई रणभूमि लगती है, जहाँ अगर हमारी विजय होती है तो इसका गौरव हम धरती वासियों के लिए किसी तकनीकी क्रांति का एक प्रतीक होता है। और हमारी तरफ से इस युद्ध में शामिल होते हैं ये योद्धा, ये रोबोटिक मशीन्स। मंगल ग्रह पर इन रोबोटिक मशीन्स का इतिहास बहुत पुराना रहा है, बहुत गौरवशाली और सीख देने वाला। हमारे द्वारा भेजे गए मार्स मिशंस का एक बड़ा भाग, तकरीबन 50 मिशंस ऐसे लॉन्च किए गए जो कभी कामयाब ही ना हो पाए। कभी किसी का कोई कंपोनेंट खराब हो गया, रॉकेट में ग्लिच आ गया या फिर कोई टेक्निकल एरर। इन सब कमी पेशियों ने या तो इन प्रोब्स को मंगल की लाल मिट्टी में धड़ाम से गिरा दिया या फिर इस रणभूमि मंगल ग्रह को पूरी तरह से मिस कर दिया। पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच ज्यादा दूरी होने की वजह से प्रोब और हमारे बीच में हो रही कम्युनिकेशन में एक लंबा डिले टाइम रह जाता है, जिस वजह से भी मार्स पर लैंड करना एक टेढ़ी खीर साबित होता है। ऊपर से इसका पतला वातावरण और मंगल ग्रह तक पहुंचने में लगने वाला लंबा समय हमारे और मिशन के लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है। इतने महीनों के सफर के दौरान हाइबरनेशन में रहने के बाद ये दुआएं की जाती हैं कि मंगल के करीब जब वो हाइबरनेशन से बाहर आए तो वो सही से काम कर रहा हो। ऐसी बहुत सी लैंडिंग्स में हम लकी साबित हुए हैं, लेकिन सुनाने को ऐसी भी कहानियां बहुत हैं जिनमें हम मंगल पर फतह हासिल नहीं कर पाए। और आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ लैंडिंग्स के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो में एकदम अंत तक जरूर बने रहिए। क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों द्वारा बनाई गई वो पहली ऑब्जेक्ट कौन सी है जो मंगल ग्रह तक पहुंच पाई? उत्तर है मार्स 2, एक लैंडर जो कि सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था। इसे अपने एक सिस्टर क्राफ्ट मार्स 3 के साथ मंगल ग्रह के लिए सन 1970 में लॉन्च किया गया था। स्फीरिकल शेप का और तकरीबन 1 टन वजनी ये मार्स 2 लैंडर मंगल ग्रह पर पैराशूट के जरिए उतरने वाला था और फाइनल ब्रेकिंग के लिए इसमें रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था। जब मार्स 2 और मार्स 3 मंगल ग्रह तक पहुंचे तब इस पूरे प्लेनेट को एक बड़े रेत के तूफान ने घेर रखा था। मंगल ग्रह की सरफेस दिखना तो दूर की बात है, इस रेत के तूफान की वजह से मंगल ग्रह के बड़े बड़े फीचर्स भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मार्स 2 और मार्स 3 स्पेसक्राफ्ट्स में ऑर्बिटर और लैंडर दोनों ही शामिल थे। अब इन मिशंस को इस तरह से रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता था कि इनमें मौजूद लैंडर्स को तूफान खत्म होने के बाद मंगल पर उतारा जाए। मार्स 2 और 3 ने मंगल के पास पहुंचते ही इमीडिएटली लैंडर्स को डिस्पैच कर दिया। मार्स में एंट्री के समय लैंडर्स की स्पीड तकरीबन 6 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। मॉड्यूल का डिसेंट सिस्टम माल फंक्शनड हो चुका था, जिससे कि डिसेंट सीक्वेंस प्लान के मुताबिक ऑपरेट नहीं हो पाया और पैराशूट वो कभी डिप्लॉय ही नहीं हो पाए। वो शायद धड़ाम से मंगल की जमीन से टकराया होगा और सब खत्म। वो कहां पर क्रैश लैंड हुआ उस जगह का कोई अता पता नहीं, बस अनुमान लगाए जाते हैं। और फिर इसके बाद इस लैंडर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। लैंडर तो बुरी तरह से क्रैश लैंड हो चुका था, लेकिन ऑर्बिटर्स अगस्त सन 1972 तक काम करते रहे थे। मंगल ग्रह ने या फिर यूं कहें कि नेचर ने हमारे इस पहले अटेम्प्ट को नाकाम कर दिया था, और क्या शायद ये हमारा बैड लक था। मार्स 2 पूरी तरह से फेल साबित हुआ। अब सोवियत यूनियन को उम्मीद थी मार्स 3 से। 2 दिसंबर सन 1971 ये प्रोब मार्स पर टेरा सेरेनियम नाम की एक जगह पर सफलतापूर्वक लैंड हो जाता है। ये भी उसी डस्ट स्टॉर्म से होकर मार्स की सतह तक पहुंचता है। लैंडिंग तक सब ठीक ठाक रहता है, लेकिन 20 सेकंड बाद जैसे ही ये अपना पहला फोटोग्राफ स्कैन शुरू करता है, इसके सिग्नल्स मार्स के उसी तूफान में गुम होकर रह जाते हैं। मार्स 3 हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अब ये स्टोरी है बीगल 2 नाम के एक लैंडर की, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ओर से मार्स की एस्ट्रोबायोलॉजी की स्टडी के लिए भेजा गया था। ये लैंडर मार्स के वातावरण, उसकी सरफेस और सरफेस के 1.5 मीटर नीचे तक मंगल ग्रह पर जीवन के सबूतों को जुटाने के लिए
काम करने वाला था। मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर के साथ इसे मंगल ग्रह तक पहुंचाया गया। शेड्यूल के मुताबिक 25 दिसंबर सन 2003 को इसे मार्स की सरफेस पर उतरना था, लेकिन इसके उतरने के बाद कोई भी कम्युनिकेशन सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ। मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंट्री के बाद इसे अपने पैराशूट को डिप्लॉय करना था और सतह से तकरीबन 200 मीटर ऊपर इसमें लगे बड़े बड़े एयरबैग्स को डिप्लॉय होना था, ताकि लैंडर को इम्पैक्ट से बचाया जा सके। ये सारा सीक्वेंस फॉलो हुआ या नहीं, इसकी कोई भी जानकारी हमें नहीं मिल पाई और ये मिशन बस यूं ही अंधेरे में गुम होकर रह गया। बीगल 2 की ये क्रैश लैंडिंग सन 2015 तक एक बड़ी मिस्ट्री बनी रही। कुछ भी अता पता नहीं था कि ये लैंडर कहां और किस हालात में उतरा था। अचानक ही सन 2015 में नासा के मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर की इमेज में बीगल 2 की एक झलक दिखाई दी और पता चला कि ये मिशन लगभग सही तरीके से लैंड तो हो गया था, लेकिन इसके 4 सोलर पैनल्स में से 2 सोलर पैनल्स डिप्लॉय नहीं हो पाए, जिन्होंने इस लैंडर पर लगे कम्युनिकेशन एंटीनाज के सिग्नल्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। हालांकि इस मिशन के फेलियर को लेकर कई सारी थ्योरीज सामने आई। लोग स्पेक्युलेट कर रहे थे कि आखिर इस लैंडर के साथ हुआ क्या होगा। एक अनुमान यह भी लगाया गया कि लैंडिंग के समय मार्शियन एटमॉस्फेयर में काफी डस्ट मौजूद थी। इस लैंडर के एंट्री के समय इसके आसपास की डस्ट पूरी तरह से गर्म हो गई। उसने हीट को कैप्चर कर लिया। गर्मी की वजह से आसपास की हवा एक्सपैंड हो गई और डेंसिटी अनुमान से कहीं ज्यादा कम हो गई, जिस वजह से पैराशूट उसकी रफ्तार को इतना कम नहीं कर पाए और लैंडर मंगल की जमीन पर बुरी तरह से जा टकराया। एक अनुमान यह भी था कि मार्स का एटमॉस्फेयर हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा पतला था, जिस वजह से पैराशूट इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाए। मंगल ग्रह के वातावरण में चल रही भारी उथल पुथल भी इसके क्रैश लैंड होने का एक बड़ा कारण हो सकती थी। इस तरह से एक और मिशन मंगल की जमीन में दफन होकर रह गया। मंगल तक पहुंचने और इसे एक्सप्लोर करने वाले मिशंस में फेलियर होना एक आम सी बात है। अगर सन 2010 के आंकड़े देखे जाएं, तो इस समय तक कुल 38 मिशन लॉन्च किए गए, लेकिन सिर्फ 19 मिशन ही सफल हो पाए। सक्सेस रेट महज 50%। और इसी वजह से इन फेलियर्स को अक्सर मार्स कर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी मंगल ग्रह का श्राप। मंगल तक पहुंचने की इस होड़ में सिर्फ ब्रिटिश और रशियंस ही नहीं थे जो फेल साबित हुए, बल्कि एक बड़ा नाम नासा भी अब इसमें जुड़ चुका था। जनवरी सन 1999 में नासा ने मार्स पोलर लैंडर लॉन्च किया, जो कि मार्स के साउथ पोल की जमीन और क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। 3 दिसंबर सन 1999 को ये मार्स के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है, लेकिन इसके बाद इसका कोई सिग्नल नहीं मिलता। ये लैंडर भी क्रैश लैंड हो जाता है। $165 मिलियन का ये मिशन एक ही झटके में खत्म हो चुका था। उस समय मार्स को ऑर्बिट कर रहे मार्स ग्लोबल सर्वेयर की मदद से इसे ढूंढने की कोशिश की जाती है। एक ऑब्जेक्ट तो दिखाई देती है जो बिल्कुल मार्स पोलर लैंडर की तरह लग रही थी, लेकिन बाद में मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर की इमेजेस ने वो गलत फहमी दूर कर दी। मार्स पोलर लैंडर कभी खोजा ही ना जा सका। इस मिशन के अंतिम पड़ाव पर जाकर कम्युनिकेशन लॉस कैसे हुआ, ये पहेली आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि रिव्यू बोर्ड ने कंक्लूजन ये निकाला कि सॉफ्टवेयर में एरर की वजह से जब लैंडर की लेग्स डिप्लॉय हो रही थीं, तब उनकी वाइब्रेशंस को गलत आइडेंटिफाई कर लिया गया था, जिस वजह से नीचे उतरने से पहले ही लगभग 40 मीटर ऊपर ही लैंडर के डिसेंट इंजन पूरी तरह से शट डाउन हो गए थे। लेग्स डिप्लॉय होने की वजह से सॉफ्टवेयर को गलत इंडिकेशन गया था कि लैंडर टच डाउन हो चुका है और उसने इंजन्स को बंद कर दिया। वैसे मार्स पोलर लैंडर के लिए पृथ्वी से कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर को रिले के तौर पर चुना गया था, यानी कि लैंडर को पहले अपना डेटा मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर को भेजना था और फिर ये ऑर्बिटर उस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचा देता। लेकिन मंगल ग्रह के श्राप से ये भी न बच पाया। 23 सितंबर सन 1999 को मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश के दौरान ही इसका संपर्क हमसे हमेशा के लिए टूट गया और इसके तकरीबन 2.5 महीने बाद मार्स पोलर लैंडर भी हमसे विदा ले लेता है।
इन फेलियर्स के लिए इनएडिक्वेट फंडिंग और घटिया मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इन मिशंस की फंडिंग्स जरूरत से 30% कम थीं। लेकिन चाहे जो भी हो, मार्स के उस कब्रिस्तान में अभी और भी मिशंस धूल चाटने वाले हैं, जिनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारी मार्स पर जाने की ये जिद रंग ला पाएगी या फिर ये इतिहास के पन्नों में सिर्फ मिशंस तक ही सिमट कर रह जाएंगी? इस लाल ग्रह पर, इस लाल मिट्टी में हमारे अनेकों शूरवीर रौंदे गए हैं। बस यूं समझ लें, कुछ इस लाल ग्रह के छल का शिकार हो गए और कुछ अंतिम सांस तक जूझते रहे। इन मशीनी योद्धाओं ने अपने अंतिम समय में एक एक बिट तक के डेटा को हमें ट्रांसमिट किया है। मंगल ग्रह पर जीवन के अंश खोजने एक लंबे सफर पर निकली ये मशीनें वहां जीवन खोजते खोजते खुद धाराशायी हो जाती हैं। मंगल या हमारे योद्धा, कौन हारता है या कौन बाजी मारता है, ये तो बाद की बात है, या फिर कह लो ये तो आपके हाथ है, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो भाई आप ही के पास है। तो कमेंट करके आप ही बता देना। वैसे भी राइमिंग के चक्कर में वीडियो कहाँ की कहाँ चली गई। खैर चलिए चलते हैं फिर से मंगल पर, जहाँ पड़ी ये मशीनें इसे किसी कब्रिस्तान से कम नहीं बनाती हैं। कहानी पुरानी जरूर है, लेकिन मजेदार है। इन सब की शुरुआत हुई थी स्पेस रेस के दौरान। यूएसएसआर ने पृथ्वी के ऑर्बिट में मानवता के इतिहास का पहला स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 1 भेजकर इतिहास रच दिया था। अब अगला नंबर था चांद का। चांद पर पहले पहुंचने की होड़ भी तेज हो चुकी थी। सन 1957 में स्पुतनिक की कामयाबी ने पूरी दुनिया का ध्यान यूएसएसआर पर केंद्रित कर दिया था। इसके 3 साल बाद यूएसएसआर ने अपना अगला टारगेट मार्स को चुना। अद्भुत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्स। 10 अक्टूबर सन 1960 मार्सनिक 1 लॉन्च किया गया। ये इतिहास का पहला अटेम्प्ट था मार्स तक पहुंचने का। लॉन्च के बाद ही इसका जायरोस्कोप फेल हो गया, फिर एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम। इसके बाद ये अपने रास्ते से भटका और इंजन पूरी तरह से बंद हो गया। ये लो अर्थ ऑर्बिट तक भी नहीं पहुंच पाया। ये दोबारा धरती पर गिरा और जलकर खाक हो गया। मिशन फेल हो गया। इसके 4 दिन बाद 14 अक्टूबर सन 1960 को मार्सनिक 2 लॉन्च किया गया। ये भी अर्थ ऑर्बिट तक नहीं जा पाया। फ्यूल टैंक से ऑक्सीजन लीकेज की वजह से इसके सेकंड स्टेज के इंजन इग्नाइट ही नहीं हुए और मिशन फेल्ड। इसके बाद सोवियत यूनियन के लगातार 3 और मिशन फेल हुए, जो कि फ्लाई बाय मिशन थे। सोवियत यूनियन ने 30 नवंबर सन 1964 को जोंड 2 नाम से एक मार्स फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया। सोवियत यूनियन का ये 6ठा स्पेसक्राफ्ट था जो मार्स फ्लाई बाय के लिए भेजा गया था। जोंड 2 को मार्स पर मीथेन का पता लगाना था। इस पर फोटो टेलीविजन कैमरा भी इंस्टॉल्ड था। इसके अलावा रेडिएशन डिटेक्टर, चार्ज्ड पार्टिकल डिटेक्टर, रेडियो टेलीस्कोप और इसके अलावा और भी कई इंस्ट्रूमेंट थे। लेकिन ये भी मार्स कर्स का शिकार हो गया। फ्लाईबाय से पहले ही इसका कांटेक्ट हमसे टूट गया। मई 1965 को ये उस अंधेरे अंतरिक्ष में अकेला पड़ चुका था। इसका एक सोलर पैनल भी खराब हो गया था। आधी पावर पर चल रहे इस स्पेसक्राफ्ट ने लाल ग्रह तक पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ दिया। 6 अगस्त सन 1965 को इसने तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर से मार्स का फ्लाईबाय किया, लेकिन चुपचाप। ये स्पेसक्राफ्ट हमें 1 बिट डेटा भी ट्रांसफर नहीं कर पाया। अंतिम पड़ाव पर जाकर ये मिशन भी फेल हो चुका था। 30 नवंबर सन 1971 नासा लॉन्च करता है मैरिनर 9, जो कि एक ऑर्बिटर था। ये काम मुश्किल था, किसी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट का इंसर्शन। नासा कामयाब रहा। 13 नवंबर सन 1971 को मैरिनर 9 पहला स्पेसक्राफ्ट बन चुका था जो किसी दूसरे ग्रह को ऑर्बिट कर रहा था। मैरिनर 9 ने मार्स की 85% सरफेस को मैप कर लिया। जब ये ऑर्बिटर भी मंगल पर पहुंचा, तब मंगल को एक बड़े भयानक डस्ट स्टॉर्म ने घेर रखा था। मार्स की सरफेस पूरी तरह से ढकी हुई थी। ये देखकर प्लेनेटरी साइंटिस्ट पूरी तरह से सरप्राइज हो गए। उन्होंने मैरिनर 9 को रीप्रोग्राम कर दिया और इमेजिंग का काम कुछ महीनों के लिए टाल दिया गया। यहाँ पर याद आते हैं मार्स 2 और मार्स 3, जिन्हें रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता था।
और वो इस भयानक तूफान की भेंट चढ़ गए थे। नासा ने उन गलतियों से सीखा और मिशन रिप्रोग्राम होने लायक बनाया और आखिरकार ये भी काम आ गया। इसके द्वारा भेजी गई इमेजेस ने मार्स पर नदियों, क्रेटर्स, वोल्केनोज, घाटियों, अतीत में पानी बहने और तेज हवाओं के चलने के संकेत दिए। इसके दोनों चांद फोबोस और डीमोस के भी फोटोग्राफ्स लिए गए। इस ऑर्बिटर ने 7000 से भी ज्यादा इमेजेस हमें ट्रांसमिट की और मार्स के साउथ पोल पर वाटर वेपर्स को भी डिटेक्ट किया। 27 अक्टूबर सन 1972 के दिन इस ऑर्बिटर का संपर्क पृथ्वी से हमेशा के लिए टूट गया। संपर्क साधने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन कामयाबी न मिल पाई। स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए खो चुका था। ये आज भी मार्स को ऑर्बिट कर रहा है। नासा का कहना है कि सन 2022 तक तो ये ऑर्बिट में ही रहेगा। इसके बाद ये मार्शियन एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाएगा और जलते हुए खाक होकर मंगल की जमीन पर जा गिरेगा। इस तरह से इस कब्रिस्तान में एक और योद्धा ढेर हो जाएगा। एक ऐसा योद्धा जिसके सम्मान में सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी घाटी का नाम रखा गया है, वेलिस मैरिनरिस। मैरिनर 9 की सफलता के बाद नासा वाइकिंग मिशन प्लान करता है। वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 दोनों में ही एक लैंडर और एक ऑर्बिटर शामिल था। नासा के इतिहास में ये मिशन एक अलग ही खास पहचान रखता है, क्योंकि नासा पहली बार इस लाल रेत पर उतरने वाला था और दुनिया ये देखने वाली थी कि धरती के बाहर की दुनिया का आसमां आखिर कैसा दिखाई देता है। वाइकिंग 1 सही सलामत मंगल तक पहुंच जाता है और 20 जुलाई सन 1976 को वाइकिंग 1 लैंडर मार्स के क्रीज प्लेनेटिया नाम की एक जगह पर एकदम सुरक्षित उतार दिया जाता है। इसके बाद वाइकिंग 2 भी इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में 3 सितंबर सन 1976 को यूटोपिया प्लेनेटिया नाम की जगह पर एक सफल लैंडिंग को अंजाम देता है। अब ये सिर्फ 2 मशीनें थीं जो बिल्कुल अकेली उस लाल ग्रह पर राज करने वाली थीं। इनके सामने खुला आसमान था और नीचे मंगल की वो लाल जमीन जहां से उन्हें जीवन के अंश खोज निकालने थे। उतरते ही वाइकिंग 1 ने 2 ऐतिहासिक इमेजेस ट्रांसमिट की। एक में मंगल की जमीन पर पड़े पत्थर दिख रहे थे, तो दूसरी इमेज में जमीन और आसमां एक होते हुए दिखाई दे रहे थे। मंगल की वो पहली झलक किसी अथाह रेगिस्तान से कम नहीं थी। ये स्नैपशॉट मंगल पर रात होने से पहले ले लिए गए थे। रात को इस लैंडर को स्लीप मोड में जाना था और वैज्ञानिक बिल्कुल भी श्योर नहीं थे। इवन वो चांस भी नहीं लेना चाहते थे। क्या पता लैंडर मंगल की सुबह का सूरज कभी देख ही न पाता, इसलिए वो तस्वीरें तुरंत ही ले ली गईं। 6 हफ्ते बाद वाइकिंग 1 ने ही मार्स की पहली कलर्ड इमेज ट्रांसमिट की। लोग मंगल की उन तस्वीरों को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि पब्लिक डिमांड को देखकर नासा वैज्ञानिकों ने मंगल से आ रही इमेजेस को 30 मिनट के भीतर ही टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर दिया। लेकिन इस हड़बड़ी में वो इमेजेस को कैलिब्रेट नहीं कर पाए। मंगल का आसमां लोगों ने पहली बार नीला ही देखा था, एकदम धरती के जैसा। लेकिन बाद में नासा वैज्ञानिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह क्लियर किया कि मंगल का आसमान असल में गुलाबी है। पता नहीं अभी और कितना चौंकाने वाला था ये मिशन। उधर वाइकिंग 2 के सिस्मोमीटर ने मंगल पर जमीन की हलचल और हवा को रिकॉर्ड कर लिया। वो मार्स क्वेक लेवल 3 के मैग्नीट्यूड का था। तब हमें पता चला कि मार्स की टेक्टोनिक प्लेट्स में भी मूवमेंट है। इस मिशन ने यह भी रिकॉर्ड किया कि मार्स पर एंशिएंट वाटर के निशान तो हैं, लेकिन इस समय मार्स एकदम सूख चुका है। मार्स की ये फेमस तस्वीर तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। थैंक्स टू वाइकिंग मिशन ये तस्वीर भी इन्हीं मिशंस के ऑर्बिटर ने ली थी। मिशन तो मार्स पर 90 दिनों तक काम करने के लिए प्लान किया गया था, लेकिन ऑर्बिटर्स और लैंडर्स सब ने उम्मीद से ज्यादा काम किया। वाइकिंग 2 ऑर्बिटर ने लगभग 2 साल में मार्स को जितना हो सकता था उतना एक्सप्लोर किया और 25 जुलाई सन 1978 को ऑर्बिटर जवाब दे गया। वाइकिंग 2 ऑर्बिटर मिशन अब खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी अभी बाकी है। दोनों वाइकिंग लैंडर्स ने मंगल ग्रह पर 3 सेम बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। गैस एक्सचेंज एक्सपेरिमेंट जो मार्स पर माइक्रोब मेटाबॉलिज्म खोजने के लिए था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था लेबल्ड रिलीज एक्सपेरिमेंट जो मार्स पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए था। और तीसरा एक्सपेरिमेंट था पायरोलिटिक रिलीज एक्सपेरिमेंट
जो वहां की मिट्टी में बन रहे किसी ऑर्गेनिक मैटर की तलाश के लिए था। हैरानी की बात यह थी कि रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। वाइकिंग्स ने जीवन के अंश खोज लिए थे। वैज्ञानिक एकदम हैरान थे, क्या मंगल पर वाकई में जीवन खोजा जा चुका था? नासा ने इस खोज से साफ इनकार कर दिया। कहा गया कि रिजल्ट्स कॉन्टामिनेटेड हैं, शायद वो ऑर्गेनिक मैटर पृथ्वी से ही गया है। लेकिन सभी नासा वैज्ञानिक इस बात पर सहमत नहीं थे। हाल ही की कुछ स्टडीज बताती हैं कि शायद से वाइकिंग ने ऑर्गेनिक मटेरियल खोज लिया था। लेकिन वहीं 2006 में की गई एक स्टडी में यह कहा गया कि वाइकिंग्स इतने सेंसिटिव नहीं थे कि वो मार्स पर लाइफ के ट्रेसेस को खोज पाते। वाइकिंग्स ने तो बस अभी मार्स को खरोंचा ही था और लाइफ के ट्रेसेस मिल गए। अगर वाइकिंग को सही में ऑर्गेनिक मटेरियल मिला था तो फिर दोबारा हमें लाइफ के ट्रेसेस क्यों नहीं मिल पाए? और नासा की गतिविधियां मार्स पर तेज क्यों हो रही हैं? क्यों इतना पैसा मार्स पर जाने के लिए खर्च किया जा रहा है? क्या इन सब बातों में कोई लिंक है या नासा हमसे कुछ छिपा रहा है? वाइकिंग मिशन से हमें 50,000 इमेजेस मिल चुकी हैं, जिन्हें आज तक एनालाइज किया जा रहा है। वाइकिंग्स ने हमें पहली बार ये दिखाया कि मंगल की जमीन बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह के मेटेरॉइड हमें धरती पर मिले हैं, जो ये बताता है कि वो मेटेओर्स मंगल से ही आए होंगे। लेकिन क्या वही मेटेओर्स यहाँ पृथ्वी पर लाइफ लेकर आए थे? ये एक बड़ी डिबेट का विषय है। सन 1980 में वाइकिंग 2 लैंडर और वाइकिंग 1 ऑर्बिटर अलविदा कह देते हैं और 1982 में वाइकिंग 1 लैंडर का संपर्क भी हमसे टूट जाता है। लेकिन आखिरी समय तक लास्ट बिट ऑफ डेटा इस मिशन ने हमें भेजा और इसके साथ ही कई सारे रहस्य हमारे सामने छोड़कर चला गया ये मिशन। ये योद्धा भी उसी कब्रिस्तान में चैन की नींद सो गए। अब इस ग्रह को इंतजार था अपने अगले टारगेट का। जानेंगे अगली वीडियोस में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर ही दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार। मार्स पर वाइकिंग्स की सफलता के बाद चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सन 1982 तक मार्स की जमीन पर चल रहे सारे मिशंस खत्म हो चुके थे। मार्स फिर से एकदम वीरान हो चुका था। साल था सन 1988 का। 6 साल हो चुके थे। मार्स पर कोई नहीं उतरा और न उसकी जमीन पर कोई मशीनी हलचल थी। जो वहां थी वो उसकी रेत में दफन बेजान पड़ी थी। सोवियत यूनियन एक बार फिर 7 जुलाई सन 1988 को मार्स के लिए एक मिशन लॉन्च करता है, फोबोस 1 नाम का, जो मार्स और उसके चांद फोबोस और डीमोस को एक्सप्लोर करने के लिए था। सोवियत यूनियन मार्स पर बुरी तरह से मुंह की खा चुका था। वहीं अमेरिका मार्स पर उतरने में सफल रहा। इसी कंपटीशन से हटने के लिए सोवियत यूनियन ने अपना टारगेट मार्स के चांद फोबोस को चुना। वहां पर लैंडर उतारने का सपना लिए ये स्पेसक्राफ्ट उड़ान भर चुका था। फोबोस 1 मिशन का मकसद था पृथ्वी और मंगल के बीच में ट्रेवल करते हुए सूर्य और इंटरप्लैनेटरी स्पेस को स्टडी करना। मिशन की दूसरी स्टेज में मार्स और फोबोस को स्टडी करना था और फाइनल स्टेज में फोबोस पर एक लैंडर डिप्लॉय करके उसे स्टडी करना था। काम मुश्किल था, लेकिन बीच रास्ते में एक अजीब सा वाकया हो गया। 2 सितंबर सन 1988 को फोबोस 1 से एक सिग्नल आना था, लेकिन कोई सिग्नल नहीं आया। जब जांच की गई तो पता चला कि 28 अगस्त सन 1988 को जो कमांड भेजी गई थी उसने स्पेसक्राफ्ट में एक बड़ी गड़बड़ कर दी थी। एक टेक्नीशियन ने अनजाने में ही स्पेसक्राफ्ट को जो कमांड दी थी उसमें ये हाइफन, एक छोटा सा अक्षर जो लगा रह गया था। वैसे तो सारी कमांड्स को किसी भी एरर के लिए प्रूफ रीड या क्रॉस चेक किया जाता है। कंप्यूटर्स सिग्नल ट्रांसमिशन से पहले ये सारे काम करते हैं, लेकिन हैरानी की बात है जिस कंप्यूटर ने उस दिन कोड को प्रूफ रीड किया था वो कंप्यूटर ही खराब था। वो कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहा था। इस मामूली सी गलती ने स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स बंद कर दिए और एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम बंद हो गया, जिस वजह से फोबोस 1 अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लॉक नहीं कर पा रहा था। सोलर पैनल सूरज की तरफ लॉक नहीं हो पाए, जिससे सारी बैटरी पावर खर्च हो गई। अगर मिशन के दौरान एल्टीट्यूड कंट्रोल बंद होता है
तो मिशन फेल ही समझो। लेकिन टेस्टिंग के दौरान पृथ्वी पर तो ये रोज का रूटीन ही होता है, लेकिन लॉन्च से पहले स्पेसक्राफ्ट से उस रूटीन को यानी कि उस कोड को निकाल दिया जाता है। लेकिन इस मिशन का सॉफ्टवेयर एक ऐसी लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया था जिसमें से इस कोड को हटाने के लिए पूरा का पूरा कंप्यूटर ही रिप्लेस करना पड़ता। जल्दबाजी में उस कमांड सीक्वेंस कोड को स्पेसक्राफ्ट में ही छोड़ दिया गया, क्योंकि ये कमांड कौन सा दोबारा यूज करनी थी। सोचा तो बस यही था, लेकिन एक सिंगल कैरेक्टर से जो एरर आया उसने उसी कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया और स्पेसक्राफ्ट इसी अंतरिक्ष में कहीं खो गया। इस फेलियर से सोवियत यूनियन की दो पार्टीज के बीच मॉस्को और येपटोरिया में मिशन के कंट्रोल्स को लेकर एक बड़ी पॉलिटिकल बहस छिड़ गई। धरती पर चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन स्पेस में घूम रहा एक और स्पेसक्राफ्ट मार्स कर्स का शिकार हो चुका था। बंद होने से पहले ये स्पेसक्राफ्ट सूरज की 140 एक्सरे इमेजेस भेज चुका था और अब यह दुआएं की जा रही थी कि किसी तरह से इस अनकंट्रोल हो चुके स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनल्स सूरज की तरफ हो जाएं। लेकिन जब सामने मंगल हो तो किस्मत भी कहां साथ देती है। कंट्रोल खोने के बाद जिस स्टेबल पोजीशन में वो स्पेसक्राफ्ट आया उसमें सोलर पैनल्स की बैक साइड सूरज की तरफ थी। कोई चांस ही नहीं था कि वो स्पेसक्राफ्ट चल पाता, लेकिन फिर भी सितंबर और अक्टूबर इन 2 महीनों तक संपर्क साधने की तमाम कोशिशें की गई। स्पेसक्राफ्ट तो पहले ही जवाब दे चुका था और आखिरकार 3 नवंबर सन 1988 को मिशन टीम ने भी इस मार्स कर्स के आगे अपने घुटने टेक दिए। मिशन को फाइनली ओवर डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ये चाहते थे कि कम से कम फोबोस 1 की पोजीशन का तो पता लगाया जाए। वो शायद इसलिए कि उनकी भावनाएं इस मिशन के साथ जुड़ी हुई थीं। वो इस मिशन को ऐसे ही कैसे जाने दे सकते थे। उस वक्त चिली में मौजूद सबसे पावरफुल टेलीस्कोप ला इस्ला ऑब्जर्वेटरी से फोबोस 1 को ट्रैक करने की कोशिश की गई, लेकिन स्पेसक्राफ्ट गुम हो चुका था। लेकिन मार्स के उस रहस्यमयी चांद तक पहुंचने की उम्मीद अभी बाकी थी, क्योंकि फोबोस 1 के लॉन्च के सही 5 दिन बाद 12 जुलाई सन 1988 को एक डुप्लीकेट स्पेसक्राफ्ट फोबोस 2 भी लॉन्च कर दिया गया था। फोबोस 2 भी उसी तेजी से मंगल की ओर बढ़ रहा था, एकदम सही सलामत। उसके हौसले तो यूं थे कि मानो अपने जुड़वा भाई से बिछड़ने का बदला लेने निकला हो। शेड्यूल के मुताबिक जनवरी सन 1989 में इसे मंगल तक पहुंचना था। रास्ते में ये सूरज को भी स्टडी करते हुए जा रहा था। फोबोस 1 से कनेक्शन लॉस से पहले फोबोस 2 ने 39 कनेक्शन सेशन कंडक्ट किए थे फोबोस 1 के साथ। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे, एक दूसरे का हेल्थ चेकअप कर रहे थे और डेटा धरती पर ट्रांसमिट किया जा रहा था। लेकिन अपने जुड़वा के बिछड़ने से अब ये सफर में अकेला पड़ चुका था। फोबोस 1 के खोने के बाद मिशन में भी बदलाव आ सकता था। फोबोस 2 स्पेसक्राफ्ट पर एक ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर था। जिस समय फोबोस 1 को अपना लैंडर मार्शियन मून पर उतारना था, अब वो विंडो फोबोस 2 के लिए खाली थी। इंतजार खत्म हुआ। शेड्यूल के मुताबिक 21 जनवरी सन 1989 को फोबोस 2 मंगल के ऑर्बिट में एंटर हो जाता है। हालांकि ऑर्बिटर सफलतापूर्वक मार्स के ऑर्बिट में एंटर हो चुका था, लेकिन ग्राउंड कंट्रोलर्स को फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम नजर आई। मिशन टीम के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। कुछ तो बड़ी गड़बड़ होने वाली थी, क्योंकि ऑनबोर्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पर लगे 3 प्रोसेसर्स में से एक फेल हो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे, और बाकी के बचे 2 प्रोसेसर्स में भी प्रॉब्लम जाहिर तौर पर दिखाई दे रही थी। पता नहीं यहाँ पर मार्स कर्स को ब्लेम करना सही रहेगा या नहीं, लेकिन मार्स के ऑर्बिट में जाते ही इन प्रॉब्लम्स का पता चला। लेकिन हमेशा फेलियर ही क्यों? मार्स ने कभी कोई लकी चांस क्यों नहीं दिए? हालांकि ऐसी सिचुएशन के लिए इसमें बैकअप डिजाइन किया जा चुका था और ऑपरेशन को रन करने के लिए कम से कम 2 प्रोसेसिंग यूनिट्स का फंक्शन में रहना जरूरी था। 12 फरवरी सन 1989 फोबोस तक पहुंचने के लिए ऑर्बिटल मैन्यूवर्स किए जाते हैं और 7 अप्रैल सन 1989 को ये स्पेसक्राफ्ट फोबोस की सरफेस से महज 50 मीटर दूरी से गुजरता है। इस क्लोज एनकाउंटर के समय पर सभी साइंटिफिक पेलोड्स प्रॉपर नॉर्मल ऑपरेशन में थे, कहीं भी कोई गड़बड़ी के निशान नहीं थे। इस दौरान मार्स का थर्मल मैप बनाया गया। विजुअल और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में मार्स की इमेजेस ली गईं।
और उसकी एटमॉस्फेरिक स्टडीज को भी अंजाम दिया गया। 21 फरवरी को फोबोस की तस्वीरें ली गईं, तकरीबन 800 से 1100 किलोमीटर दूर से। 28 फरवरी को डिस्टेंस घटकर 300 किलोमीटर के करीब रह गया और मार्च 25 को 200 किलोमीटर के करीब। लगातार फोबोस की टीवी इमेजिंग की जा रही थी। 27 मार्च को स्पेसक्राफ्ट को एक और काम सौंपा गया। कमांड दी जा चुकी थी फोबोस की एक और टीवी इमेज सेशन की, जिसमें स्पेसक्राफ्ट को मार्शियन मून फोबोस की तरफ फेस करना था और इस दौरान उसके कम्युनिकेशन एंटीनाज पृथ्वी से दूर जाने वाले थे, यानी कि धरती से कनेक्शन कटने वाला था। इमेजिंग सेशन पूरा हुआ, लेकिन धरती से कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। फिर से मिशन कंट्रोल रूम में एकदम साइलेंस थी। लगभग 4 घंटे के इंतजार के बाद एक सिग्नल आता है। वो सिग्नल ऐसा था जिसे डिकोड ही नहीं किया जा सका। ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि वो सिग्नल आखिर था क्या वो उसी स्पेसक्राफ्ट से आया था या वो कुछ और ही था। कंट्रोल टीम ने ये माना कि स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इसलिए सिग्नल सही से नहीं आ रहा। बाद में जांच से पता चला कि जिस तरह आउट ऑफ कंट्रोल होकर घूमने से फोबोस 2 की सारी पावर कंज्यूम हो चुकी थी, शायद वो इसे बैलेंस करने में अपनी सारी पावर खत्म कर चुका था। लेकिन ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि वो स्पेसक्राफ्ट अचानक फोबोस के पीछे जाते ही स्पिन क्यों करने लग गया, और वो सिग्नल क्या था। क्या वो कोई एलियन मिस्ट्री हो सकती है? अंदाजा लगाया जाता है कि इस अनकंट्रोल रोटेशन की वजह से 8 से 10 अप्रैल के बीच फोबोस 2 का ऑनबोर्ड टेम्परेचर 0 डिग्रीज तक आ गया था। 13 से 14 अप्रैल तक स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था और ऐसे हालात में इसका ऑपरेशन में रहना नामुमकिन था। सब कुछ करके देख लिया, फोबोस 2 से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया और अंत में 14 अप्रैल सन 1989 को मिशन ओवर डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ तो सोवियत यूनियन मार्स के एकदम करीब था और मिशन फेल हो गया। एक बार फिर यहाँ ह्यूमन एरर को ब्लेम किया गया। इस मिशन की डिटेल्स को तुरंत पब्लिक नहीं किया गया था, लेकिन कोल्ड वॉर के एक सोर्स ने बताया कि एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम फेल हो चुका था। ऑनबोर्ड ट्रांसमीटर और मेन फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर से भी कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था। सोवियत यूनियन का ये मिशन शायद भगवान भरोसे ही था। पूरा फोबोस मिशन ही फेल साबित रहा और मार्स ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि उस तक पहुंचना कोई खेल नहीं है। और फोबोस, उसने अपने नाम का मतलब समझा दिया। उसे ग्रीक मैथोलॉजी में पैनिक और डर कहा गया है और रोमन मैथोलॉजी में आतंक। अब मंगल को फिर से तलाश थी अपने अगले शिकार की। जानेंगे अगली वीडियोस में। समय था सन 1984 का। सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों में ही मार्स तक पहुंचने की होड़ लगी हुई थी। सोवियत यूनियन के हाथ अभी भी खाली थे। ना तो वो मार्स पर उतर पाए और ना ही मार्स के चांद फोबोस पर अपना कब्जा जमा पाए। अमेरिका की फिर भी मैरिनर 9 और वाइकिंग प्रोग्राम की सफलता ने हौसले बुलंद कर दिए थे। दर्जनों मिशन अब तक दोनों तरफ से फेल हो चुके थे। सन 1984 में अमेरिका की सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन कमेटी ने मार्स मिशन को टॉप प्रायोरिटी पर रखा और एक मिशन प्लान किया। नाम था मार्स ऑब्जर्वर मिशन। वाइकिंग प्रोग्राम से नासा को डेटा का भंडार मिल चुका था और ये मिशन मार्शियन एटमॉस्फेयर, सरफेस, क्लाइमेट और मैग्नेटिक फील्ड्स की स्टडी के लिए भेजा जा रहा था। सन 1990 में मार्स ऑब्जर्वर को स्पेस शटल ऑर्बिटर से लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन 28 जनवरी सन 1986 में हुए स्पेस शटल चैलेंजर डिजास्टर से नासा को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस घटना में 7 क्रू मेंबर स्पेस शटल के साथ ही पृथ्वी के एनवायरनमेंट में एक बड़े धमाके में खत्म हो गए थे। इस घटना की वजह से मार्स ऑब्जर्वर मिशन को साल 1992 के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया। आखिरकार 25 सितंबर सन 1992 को मार्स ऑब्जर्वर लॉन्च हुआ। ये लगभग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मार्स की ओर बढ़ रहा था। स्पेसक्राफ्ट में गड़बड़ी के कोई संकेत नहीं थे। लगभग 11 महीने बाद 21 अगस्त सन 1993 को मार्स ऑर्बिटल इंसर्शन से ठीक 3 दिन पहले मार्स ऑब्जर्वर का अचानक ही नासा से कांटेक्ट टूट जाता है। ये सब अचानक कैसे हुआ कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन हर 20 मिनट में स्पेसक्राफ्ट को नई कमांड भेजी जा रही थी, इस आशा में कि शायद उसकी ओरिएंटेशन बदल जाए और हम दोबारा स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट कर पाएं।
हर प्रयास असफल रहता है। यह भी पता नहीं कि स्पेसक्राफ्ट ने मार्स ऑर्बिट में जाने की ऑटोमेटिक कमांड्स को फॉलो किया भी होगा या नहीं। अगर मार्स ऑब्जर्वर ने मंगल के ऑर्बिट को मिस कर दिया होगा तो आज ये स्पेसक्राफ्ट सूर्य को ऑर्बिट कर रहा है। 4 जनवरी सन 1994 को नासा के इस फेलियर पर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की एक रिसर्च सामने आती है। अनुमान लगाया जाता है कि स्पेसक्राफ्ट में यूज किया गया हाइड्रोगोलिक फ्यूल रास्ते में ही लीक होने लगा था, जिससे ऑक्सीडाइजर और फ्यूल कंबस्टन चैम्बर में जाने से पहले ही कंबाइन हो गए और एक जोरदार एक्सप्लोजन की वजह से फ्यूल टैंक में दरार आ गई। स्पेसक्राफ्ट अनकंट्रोल होकर स्पिन करने लगा। सोलर पैनल्स सूरज की तरफ पॉइंट नहीं रह पाए, जिससे स्पेसक्राफ्ट की बैटरीज डिस्चार्ज हो गईं और जो फ्यूल उस टैंक से रिलीज हो रहा था वो था मोनोमिथाइल हाइड्राजीन, जिसने स्पेसक्राफ्ट के पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट को ही डैमेज कर दिया होगा, जिस वजह से मार्स ऑब्जर्वर को हमने खो दिया। ये तो बस अंदाजा है कि स्पेसक्राफ्ट के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन असल में क्या हुआ था उसके साथ ये तो शायद हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। वो स्पेसक्राफ्ट आज भी कहीं न कहीं इस अंतरिक्ष में घूम रहा होगा, जिसे इस धरती पर रहने वाले कुछ लोगों ने अपने हाथों से तैयार किया है। वो फीलिंग्स, वो भावनाएं आज भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से मार्स को चेज करते हुए इस सफर के दौरान एक और स्पेसक्राफ्ट हमसे जुदा हो जाता है। मार्स कर्स या गलती नासा की, ये तो आप ही बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वाइकिंग मिशन के बाद सोवियत यूनियन का फोबोस मिशन और नासा का मार्स ऑब्जर्वर मिशन फेल हो चुका था। तकरीबन 20 सालों तक मार्स ऐसे ही वीरान पड़ा रहा। वहां कोई हलचल नहीं थी जो मंगल को ये याद दिलाती रहे कि धरती पर रहने वाली इंसानी बुद्धि चाहे तो कुछ भी कर सकती है। समय था सन 1966 का और नासा इस 20 साल के सूखे को खत्म करने जा रहा था। मिशन था मार्स ग्लोबल सर्वेयर और इरादा था इस पूरे लाल ग्रह को मैप करने का, एंटायर प्लेनेट को, इसके आइनोस्फीयर से लेकर इसके एटमॉस्फेयर से लेकर इसकी सरफेस के एक एक फीचर को धरती पर पड़े किसी छोटे से कंप्यूटर की एक छोटी सी हार्ड ड्राइव तक में उतार देना था। 7 नवंबर सन 1996 को पिछले 20 सालों का ये सफलतम मिशन लॉन्च होता है। अब इसे अगले 10 महीनों तक स्पेस में चलते जाना था उस लाल ग्रह की ओर जो शायद अकेला बैठा इसी के इंतजार में था। 11 सितंबर सन 1997 को ये मार्स तक पहुंचता है और सफलतापूर्वक ऑर्बिट में भी चला जाता है। ये एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में एंटर होता है, जिसका ऑर्बिटल पीरियड 45 घंटे का था। इस ऑर्बिट में ये मंगल से सबसे करीब 262 किलोमीटर पर था और सबसे दूर 54,026 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन अब इसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में आना था और यहाँ पर इसने किसी दूसरे प्लेनेट पर पहले सफल एरोब्रेकिंग टेस्ट को अंजाम दिया। स्पेसक्राफ्ट जब भी मार्स के करीब आता उसे मार्शियन एटमॉस्फेयर से गुजारा जाता। एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस की वजह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम हो जाती और वो एल्टीट्यूड लूज कर देता और इसी टेक्निक का यूज करके अगले 4 महीनों में ये स्पेसक्राफ्ट 54,000 किलोमीटर से 450 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर आ गया था। ये टेस्ट तो सफल रहा, लेकिन मिशन टीम ने ये पाया कि प्लेनेट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनल्स पीछे की ओर मुड़ चुके थे। अब सोलर पैनल्स को और डैमेज नहीं किया जा सकता था, इसलिए एरोब्रेकिंग फेज को सस्पेंड कर दिया गया। वैसे भी एरोब्रेकिंग टेस्ट करना इस मिशन का प्राइमरी गोल नहीं था। अब इसे मैपिंग ऑपरेशन को अंजाम देना था, इसलिए सोलर पैनल्स को ऑप्टिमम यूज के लिए अलाइन कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले जिस सोलर पैनल पर सवाल खड़े हो रहे थे कि एरोब्रेकिंग की वजह से वो मुड़ गया है, वो बताया गया कि लॉन्च के कुछ समय बाद से ही थोड़ा डैमेज हो गया था और जब मार्शियन एटमॉस्फेरिक फोर्सेस इस पर लगी तब यह गड़बड़ सबके सामने आई। लेकिन बाकी सारे साइंस इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली फंक्शनल थे। मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने मार्स की मैपिंग स्टार्ट कर दी। ये 93 डिग्री के इंक्लिनेशन के साथ लगभग मार्स के पोलर ऑर्बिट में था। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाता हुआ ये मार्स को मैप कर रहा था। इस पर एक वाइड रेंज कैमरा भी लगा था जिसका नाम था मार्स ऑर्बिटल कैमरा, जिसने ये पता लगाया कि मार्स का मौसम भी धरती की तरह रिपीटिव नेचर का है। मार्स पर भी वेदर पैटर्न्स बनते हैं, मतलब कि मंगल का मौसम भी प्रिडिक्ट किया जा सकता था। ये एक बड़ी खोज थी।
मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने एक डेली ग्लोबल मैप बनाया जिसमें इसकी मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस और वेदर पैटर्न्स रिकॉर्ड किए गए थे। यह भी पता चला कि यहाँ आने वाले डस्ट स्टॉर्म भी रिपीट हो रहे थे, लेकिन पता यह भी चला कि मंगल पर बसंत ऋतु आते ही ये रेतीले तूफान कभी भी भयंकर रूप में आ जाते और पतझड़ के मौसम तक पूरे ग्रह पर तांडव करते रहते। साथ ही इस मार्शियन मिशन से मंगल पर पानी बहने के अनेकों संकेत मिले और ऐसी जगहें भी मिली जहां मंगल पर कभी पानी होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा थीं। इसके मैग्नेटोमीटर ने बताया कि मार्स के पास कोई ग्लोबल मैग्नेटोस्फीयर नहीं है। इसकी सरफेस पर कुछ लोकल मैग्नेटिक फील्ड्स जरूर हैं। मंगल के चांद फोबोस पर भी स्टडी की गई और क्लोजअप इमेजेस से ये पता चला कि फोबोस किसी रहस्यमय पाउडर जैसे मटेरियल से कवर्ड है। पता नहीं वो क्या चीज है, लेकिन किसी मेटेरॉइड इम्पैक्ट की संभावना जताई गई जिससे ये चांद तकरीबन 3 फीट तक किसी अनजानी पाउडर जैसी चीज से कवर हो गया। कई साल मंगल ग्रह को स्टडी करने के बाद मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने मंगल पर बने इम्पैक्ट क्रेटर्स, पानी बहने के निशान, साउथ पोल पर जमी कार्बन डाइऑक्साइड और स्पेसक्राफ्ट के अल्टीमीटर ने मार्स के नॉर्थ पोल पर जमी आइस कैप्स का पहला 3D व्यू दिखाया। अब हम मार्स को बेहतर तरीके से समझ रहे थे। इसका प्राइमरी मिशन तो बस 1 साल 9 महीनों के लिए था, लेकिन ग्लोबल सर्वेयर सही काम कर रहा था। सन 2001 में मिशन पहली बार एक्सटेंड किया गया, सन 2002 में दूसरी बार और 2003 में तीसरी बार। अब इसे 2003 के बाद रिले के तौर पर काम में लिया जाने लगा। सन 2004 में अपॉर्चुनिटी मार्स पर उतर चुका था और ये अपॉर्चुनिटी से कांटेक्ट करने में रिले के तौर पर यूज किया जाने लगा। 2 नवंबर सन 2006 अब स्पेसक्राफ्ट का अंत करीब आ चुका था। ये मार्स के पीछे जाने वाला था कुछ समय के लिए और वहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। इसका अंत कुछ इस तरह से हुआ कि कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर स्पेसक्राफ्ट को हुआ क्या था। क्या वो कोई ह्यूमन एरर था, कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच या कोई टेक्निकल एरर या फिर मार्स कर्स? जानेंगे इस मिशन की आगे की कहानी अगली वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्या मार्स पर एलियंस हैं? ये सवाल आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। ये सवाल शायद आपको हजम न हो, लेकिन मार्स पर फेल हुए कई मिशंस हमें ये प्रूफ तक दे चुके हैं कि मार्स पर कुछ तो ऐसा है जिसे शायद हम देख नहीं पा रहे। ये बातें शायद साइंस फिक्शन की दुनिया की हैं, लेकिन हकीकत भी यही है कि मार्स पर कुछ तो ऐसी अनोमली है जो हमारी समझ के परे है। इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। और अगर बात करें मार्स पर एलियंस के प्रूफ की, तो साईफाई दुनिया चैनल का ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा। मंगल पर एलियंस होने की वो घटनाएं जो शायद हमसे छिपाई जा रही हैं। साईफाई दुनिया चैनल पर ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साइंस और फिक्शन का तड़का आपको मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मार्स पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नासा का मार्स ग्लोबल सर्वेयर अपने अंतिम पड़ाव पर था। इसके बाद उसके साथ ऐसा बहुत कुछ घटने लगा जो हमारे मन में मार्स पर एलियंस के शक को और गहरा देता है। अब देखिए आगे की कहानी। 2 नवंबर सन 2006 मार्स ग्लोबल सर्वेयर को अपने सोलर पैनल्स को एडजस्ट करने के लिए रूटीन कमांड भेजी गई, लेकिन स्पेसक्राफ्ट से जो सिग्नल आया वो इंडिकेट कर रहा था कि ये मिशन खतरे में है। स्पेसक्राफ्ट पर लगी मोटर्स काम नहीं कर रही थीं, जो सोलर पैनल को एडजस्ट करने के लिए थीं। स्पेसक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर ने वही किया जो एक्सपेक्टेड था, मोटर्स को बैकअप सर्किट पर स्विच कर दिया। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट मार्स के पीछे चला गया, लेकिन जब वापस आया तो हमें सिर्फ एक वीक रेडियो सिग्नल मिला। ये नॉर्मल से 42 डेसिबल नीचे था और ये गैप बहुत बड़ा था। अगले 2 दिन 3 और 4 नवंबर तक कोई सिग्नल नहीं मिला। 5 नवंबर को एक सिग्नल मिलता है, लेकिन वही वीक सिग्नल, जिसका मतलब था कि स्पेसक्राफ्ट अब सेफ मोड में जा चुका था। यहाँ से इंस्ट्रक्शंस भेजने का दौर भी जारी था, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि सोलर पैनल्स में प्रॉब्लम की वजह से स्पेसक्राफ्ट की सारी पावर लॉस हो गई थी, जिस वजह से वो हाई गेन एंटीना को धरती की तरफ करके सिग्नल नहीं भेज पा रहा था, क्योंकि अर्थ और स्पेसक्राफ्ट के बीच कम्युनिकेशन स्पेसक्राफ्ट पर लगे हाई गेन एंटीना से ही किया जाता है। शायद सोलर पैनल्स अटक गए थे
और ऐसे में स्पेसक्राफ्ट को सेफ मोड में जाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अब उसके सोलर पैनल्स को सूरज की तरफ करना था, लेकिन प्रोग्राम के मुताबिक वो इस तरह से घूमा कि उसकी बैटरीज सूरज की तरफ हो गईं, न कि सोलर पैनल्स, और बैटरीज में ओवरहीटिंग होने लगी। ओवरहीटिंग के सिग्नल को स्पेसक्राफ्ट ने इंटरप्रेट किया कि बैटरीज चार्ज हो चुकी हैं। उसे ये लग रहा था कि बैटरीज फुल चार्ज हो गई हैं और उसने बैटरीज को चार्ज करना बंद कर दिया। बैटरीज की पावर यूज होती रही और 10 से 12 घंटे में बैटरीज भी डेड हो गईं और उसका पोजीशन मेंटेन करना भी मुश्किल होता गया। तो हो सकता है कि हाई गेन एंटीना गलत डायरेक्शन में पॉइंटेड था, लेकिन अगर बात ये थी फिर भी हाई गेन एंटीना को पृथ्वी से कांटेक्ट बनाकर रखना चाहिए था, लेकिन वहां से तो कोई सिग्नल मिल ही नहीं रहा था। शायद प्रॉब्लम कहीं और थी। रिव्यू कमेटी का कहना था कि जून में भेजी गई कमांड्स में गड़बड़ थी। एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसके गलत मेमोरी स्लॉट में भेज दी गई थी और वो इंफॉर्मेशन ये थी कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हर हालात में स्पेसक्राफ्ट को अपने हाई गेन एंटीना को अर्थ की तरफ करना था ताकि कम्युनिकेशन बना रहे और डेटा मिलता रहे। लेकिन गलती से सेम यही इंस्ट्रक्शन सोलर पैनल्स के लिए भी चली गई थी। अब स्पेसक्राफ्ट तो भाई कंफ्यूजिया गया, एक ही कमांड के दो मतबल। अब स्पेसक्राफ्ट बेचारा क्या करे क्या ना करे, ये समझने में उसका पूरा टेक्नोलॉजी लुल हो गया। खैर चलिए, यह भी सोचा गया कि कोई माइक्रोमीटराइट स्पेसक्राफ्ट से टकरा गया होगा, जिस वजह से उसका एंटीना मिस अलाइंड हो गया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि हाई गेन एंटीना और सोलर पैनल्स का तो आपस में कोई लिंक ही नहीं है। अगर सोलर पैनल्स सूरज की तरफ अलाइंड नहीं है तो हाई गेन एंटीना को तो धरती की तरफ अलाइंड होना चाहिए था। ये भी हो सकता था कि स्पेसक्राफ्ट स्टार्स को ट्रैक करने में फेल रहा हो, क्योंकि स्पेस में स्टार्स को ट्रैक करके ही स्पेसक्राफ्ट अपने आप को अलाइंड रखते हैं। कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर स्पेसक्राफ्ट धरती से अगले 7 दिन तक कोई कमांड रिसीव नहीं करता तो उसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि वो जो भी काम कर रहा हो उसे छोड़कर अपने एंटीना का यूज करके धरती की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करे। 2 नवंबर सन 2006 दिन वीरवार स्पेसक्राफ्ट ने काम करना बंद कर दिया था। अगले 7 दिन बाद यानी कि अगले शुक्रवार को मार्स ग्लोबल सर्वेयर से सिग्नल आने का इंतजार था, लेकिन उस दिन कोई सिग्नल नहीं आया। अगर मान लो कि स्पेसक्राफ्ट अर्थ की तरफ सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा था तो शायद सिग्नल्स को कैप्चर तो कर ही सकता है, और इसी आशा में मार्स ग्लोबल सर्वेयर को ढेर सारी कमांड्स भेज दी जाती हैं ताकि स्पेसक्राफ्ट किसी कमांड को तो कैप्चर कर ले और हाई गेन एंटीना को धरती की तरफ कर ले। उन कमांड्स के रिस्पॉन्स के इंतजार में नासा को फिर से 1 हफ्ते का इंतजार करना था। कुछ भी नहीं हुआ, न कोई सिग्नल कैप्चर हुआ और न ही कोई संदेशा आया। अब नासा ये कर सकता था कि MRO यानी कि मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, जो कि उस समय मार्स के ऑर्बिट में था, उसे स्पेसक्राफ्ट को ढूंढने में लगाया जा सकता था, क्योंकि दोनों ऑर्बिटर हर 1 हफ्ते के बाद तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी से गुजरते थे। और MRO इतना पावरफुल था और कैपेबल था कि मार्स ग्लोबल सर्वेयर ऑर्बिटर की ओरिएंटेशन और उसके सोलर पैनल्स की अलाइनमेंट की जानकारी हमें दे सकता था, जिससे हमें ये पता चल जाता कि स्पेसक्राफ्ट वाकई में सेफ मोड में जा चुका था या गड़बड़ कुछ और थी। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी था ताकि ये गलती दोबारा किसी दूसरे मिशन के दौरान न हो। लेकिन फिर भी ये आशा थी कि दोबारा मार्स ग्लोबल सर्वेयर से कांटेक्ट किया जा सकता है। 21 और 22 नवंबर को स्पेसक्राफ्ट का अपॉर्चुनिटी रोवर से रिले कम्युनिकेशन भी फेल हो गया और वो सारी आशाएं भी धरी की धरी रह गईं। नासा स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट करने के लिए 70 मीटर डिश का यूज कर रहा था, लेकिन फिर ऊपर से प्रेशर बनने लगा कि अब स्पेसक्राफ्ट की खोज खत्म की जाए ताकि दूसरे मिशंस के लिए डिशेस का यूज किया जा सके। वैसे भी मार्स ग्लोबल सर्वेयर मिशन 4 बार एक्सटेंड किया जा चुका था। इसने जो हमें मार्स के बारे में बताया वो ऐतिहासिक तो था ही, लेकिन किसी अजूबे से कम भी नहीं था। ये मिशन तकरीबन 10 साल तक चला। इसने इतना साइंस डेटा दिया जितना पिछले सारे मिशंस भी कुल मिलाकर नहीं दे पाए, लेकिन इसका अंत अनएक्सपेक्टेड था। आखिर मार्स के पीछे जाते ही क्या हो गया था इस स्पेसक्राफ्ट को? यहाँ धरती पर रहकर इसकी एक्सप्लेनेशन तो जितनी मर्जी दी जा सकती है, लेकिन असल में क्या हुआ था? क्या वो सच में कोई ह्यूमन एरर था या टेक्निकल फॉल्ट था, या फिर उस स्पेसक्राफ्ट ने मार्स को एक्सप्लोर करने का नतीजा भुगता था? सच्चाई तो सिर्फ वो स्पेसक्राफ्ट ही जानता है कि मार्स के पीछे उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो सच्चाई को ट्रांसमिट नहीं कर पाया, मानो उस पर किसी ने पाबंदियां लगा दी हों। इन सभी मिशंस के फेल होने के पीछे एलियन कनेक्शन पर भी गौर किया गया।
लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। खैर, ये शूरवीर अपने आखिरी दम तक लड़ा और आखिरकार ये भी एक दिन इसे ऑर्बिट करते करते इसी लाल मिट्टी में जलकर खाक हो जाएगा। इसकी ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी अगर उस वक्त इसे गिरता देखने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियां मार्स पर हंसती खेलती मौजूद होंगी। खैर, मार्स को अभी और एक्सप्लोर करना है और बहुत सारे मिशंस जाने हैं मार्स के लिए, और मार्स को भी इंतजार है अपने अगले शिकार का। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन मार्स मिशंस के फेल होने के पीछे कोई एलियन सिविलाइजेशन का हाथ है या फिर वो कुछ और ही है, कुछ ऐसी अनोमली जो हमें मार्स को एक्सप्लोर नहीं करने दे रही? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जानेंगे इस मिशन के आगे की कहानी अगली वीडियो में साई-फाई दुनिया चैनल पर। हमें साइंस फिक्शन की दुनिया में भी आपका इंतजार रहेगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए ताकि चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा यूनिवर्स तो किसी भूतिया शहर की तरह सुनसान पड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम यह मानते हैं कि जीवन इस यूनिवर्स में एक आम सी चीज है, अगर हम इस धरती पर हैं और इस ब्रह्मांड में हमारे जैसी अनेकों इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, तो फिर यूनिवर्स को रेडियो सिग्नल से भर जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती जैसे हम धरती पर रहते हुए करते हैं। तो फिर कहाँ है सब? बात है सन 1950 की, जब एनरिको फर्मी न्यू मैक्सिको के लॉस एल्मोस में दोपहर को एडवर्ड टेलर और अन्य वैज्ञानिकों के साथ बैठे हुए लंच कर रहे थे। जब बात घूमी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और स्पेस ट्रेवल की ओर, तो एनरिको फर्मी ने पूछा, वेयर द हेल आर दे? मतलब वो कहाँ हैं? अगर हैं तो फिर मिल क्यों नहीं रहे? क्या कोई ऐसी ताकत है जो इन सिविलाइजेशंस को चुप रहने पर मजबूर कर रही है? अगर ऐसा कुछ है तो हमें खुद उनके सबूत ढूंढने होंगे, ऐसे सबूत जो हमें पक्के तौर पर किसी एलियन सिविलाइजेशन होने के निशान दिखा सकें। अगर हम ज्यादा दूर न जाएं और मार्स को ही देख लें, तो एविडेंस ये बताते हैं कि मंगल ग्रह भी कभी धरती के जैसा ही हुआ करता था। वहां पर धरती जैसा बायोस्फीयर और बायोलॉजी भी थी। मंगल ग्रह पर इतिहास में पानी होने के सबूत भी सामने आ चुके हैं। बस इंतजार है तो बस वहां पर किसी तरह की एलियन लाइफ खोजे जाने का। अब यहाँ से दौर शुरू होता है कुछ ऐसी थ्योरीज का जो मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ होने की आशंका को और मजबूत कर देती हैं। माना जाता है कि मार्स पहले बर्फ से ढका हुआ था, फिर एक एस्टेरॉयड आया और उस टक्कर ने मार्स की किस्मत ही बदल दी। उस टक्कर से मार्स पर जमी सारी बर्फ पिघल गई और वहां पर नदियां बहने लगीं। वहां पर भी जीवन की शुरुआत हुई और एवोल्यूशन आया। लेकिन आज के समय में जिस मंगल ग्रह को हम जानते हैं, वो एक सूखा और बंजर हो चुका एक बेजान ग्रह बन चुका है। मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशंस ने जो डेटा भेजा, उनके आधार पर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह के गेल क्रेटर में कभी पानी भरा हुआ करता था। पानी जिसे हम लाइफ के एक बेसिक एलिमेंट के रूप में देखते हैं, और किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म के लिए पानी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो पानी शायद इसमें हमारी हेल्प नहीं कर सकता। सिर्फ पानी के ट्रेसेस मिलने से हम यह नहीं पता लगा सकते कि वहां पर रहने वाले लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। इसके लिए हमें कुछ और देखना होगा, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, कोई रेडियो सिग्नल या फिर एटॉमिक बाई प्रोडक्ट। जॉर्ज ब्रेंडनबर्ग नासा के फॉर्मर फिजिसिस्ट और क्लेमेंटाइन मून मिशन के डिप्टी मैनेजर रह चुके ब्रेंडनबर्ग ने मार्स को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तकरीबन 300 मिलियन साल पहले मार्स पर हमला हुआ था। दरअसल मार्स पर नहीं, मार्स के लोगों पर। सबूत ये बताते हैं कि एक इंटेलिजेंट एलियन रेस ने मार्स पर न्यूक्लियर अटैक किया था, क्योंकि मार्स क्यूरियोसिटी रोवर के डेटा को खंगालते हुए ब्रेंडनबर्ग को मार्स पर भारी तादाद में ज़ीनॉन 129 के ट्रेसेस मिले हैं। ज़ीनॉन एक नोबेल गैस है जो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करती, और ज़ीनॉन 129 उसी गैस का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और साथ ही ज़ीनॉन 129 किसी न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन के दौरान निकलने वाला एक बाई प्रोडक्ट होता है। ऐसी कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है जो ज़ीनॉन 129 को क्रिएट कर सके, स्पेशली मार्स पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का बाई प्रोडक्ट हमसे अरबों किलोमीटर दूर
वहां मंगल ग्रह पर क्या कर रहा था। आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ था जिससे इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का लेवल वहां पर इतना ज्यादा बढ़ गया। इस पहेली ने सबको परेशान करके रख दिया। लेकिन जब ब्रेंडनबर्ग ने इसकी एक्सप्लेनेशन सबके सामने रखी तो सबके होश उड़ गए। पहले तो ब्रेंडनबर्ग ने भी यही सोचा था कि ये किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से हो सकता है, जैसे कि कॉस्मिक रेज। लेकिन बाद में उन्होंने इशारा किया एक खतरनाक गैलेक्टिक न्यूक्लियर वार की ओर। जब धरती पर कहीं भी एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है तो हमें वहां पर ज़ीनॉन 129 के ट्रेसेस भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर जो रेडियोएक्टिव ज़ीनॉन हमें मिला उसका लेवल हमारी पृथ्वी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा था। यहाँ से एक बात तो साफ है कि अगर वहां पर कोई एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ भी होगा तो वह काफी बड़ा और भयंकर रहा होगा। इतना भयंकर जितना हमारी मानव जाति ने आज तक नहीं देखा। मार्स पर ऐसी 2 जगहें मिली हैं जहां रेडियोएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। मतलब मार्स के उत्तरी गोलार्ध में 2 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पर रेडिएशन लेवल्स दूसरी जगहों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। उनके अनुसार मार्स पर 2 सभ्यताएं थीं जिन्हें वो सिडोनियन और यूटोपियन कहते हैं। वो सभ्यताएं ज्यादा विकसित नहीं थीं। माना जाता है कि उस समय मार्स पर सिडोनियन और यूटोपियन दोनों सभ्यताएं धरती पर मिस्र में मौजूद रही ब्रॉन्ज एज की सभ्यता जितनी विकसित हो पाई थीं। वो बड़े बड़े स्कल्पचर बनाते थे, जैसे बड़े बड़े चेहरे और पिरामिड्स आदि। इन दोनों में से सिडोनियन सभ्यता पहले ही फेस ऑन मार्स के लिए जानी जाती है। जैसे धरती पर मौजूद पिरामिड्स और बड़े बड़े स्कल्पचर समय के साथ खराब होती जा रही हैं, ठीक वैसे ही मार्स के ये स्कल्पचर पूरी तरह से इरोड हो चुके हैं। ब्रेंडनबर्ग का कहना है कि किसी इंटरगैलेक्टिक इंटेलिजेंट रेस ने उन सभ्यताओं पर परमाणु हमला करके उन्हें खत्म कर दिया। उनके सारे स्कल्पचर नष्ट कर दिए और उनकी मौजूदगी के सारे सबूत पूरी तरह से मिटा दिए। अब ये हमला क्यों हुआ था, ये सवाल शायद आपके मन में आ सकता है, जबकि वो एलियंस मार्स पर रहे ही नहीं। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि उनकी निगाहें मार्स पर मौजूद संसाधनों पर थीं, न कि मार्स पर बसने के लिए। उन्होंने मार्स को माइन किया और चलते बने। शायद इसलिए मार्स की सतह पर आयरन ऑक्साइड बिखरी पड़ी है। मार्स पर मौजूद ज़ीनॉन 129 को लेकर कुछ और थ्योरीज भी दी गई हैं जो मार्स पर एलियंस के हमले से जरा हटके हैं। ये भी हो सकता है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट मार्स पर किसी एस्टेरॉयड द्वारा लाए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर यह एक्सप्लेनेशन इतनी काम नहीं आ रही। ब्रेंडनबर्ग का कहना है कि अगर ज़ीनॉन 129 किसी एस्टेरॉयड से मार्स पर आई होती तो उस एस्टेरॉयड या मेटेरॉयड के टकराने से मार्स पर एक बड़ा क्रेटर बनता, लेकिन ऐसा कोई क्रेटर मार्स पर मौजूद नहीं है, स्पेशली साइडोनिया और यूटोपिया के पास। इसके तर्क में ब्रेंडनबर्ग यह मानते हैं कि अगर कोई क्रेटर नहीं है तो इसका मतलब है कि एटॉमिक एक्सप्लोजन जमीन से ऊपर हुआ होगा, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। वहां कोई बड़ा क्रेटर नहीं बना, लेकिन तबाही का मंजर हद से ज्यादा भयानक था। ब्रेंडनबर्ग मानते हैं कि मार्स पर ठीक ऐसा ही हुआ होगा। वहां कोई क्रेटर नहीं बना, लेकिन तबाही का कारण जरूर एटॉमिक एक्सप्लोजन ही रहा होगा। उन्होंने मार्स का पूरा बायोस्फीयर ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जो आज तक रिकवर नहीं हो पाया। नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर से भी ज़ीनॉन 129 रिलीज हो सकती है, जैसे अरबों साल पहले धरती पर हुई थी। एक प्लेनेट नेचुरल तरीके से एक न्यूक्लियर रिएक्टर में तब्दील हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही कंडीशंस का होना भी जरूरी है। वहीं ब्रेंडनबर्ग मानते हैं कि मार्स नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना होगा। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि मंगल ग्रह पर ज़ीनॉन 129 होने के पीछे का मुख्य कारण आयोडीन हो सकता है। आयोडीन 129 डिके होकर ज़ीनॉन 129 में बदल जाता है। अब मंगल ग्रह पर आयोडीन का ये रेडियो एक्टिव फॉर्म पहले से मौजूद था या एस्टेरॉयड द्वारा मंगल पर आया, इसका जवाब दे पाना फिलहाल काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अनुमान यह है कि मंगल ग्रह पर मौजूद आयोडीन पूरी तरह से डिके हो चुका है और वो ज़ीनॉन 129 इसी का नतीजा है। लेकिन ये थ्योरी इस बात को साबित नहीं कर पाती कि मंगल ग्रह पर सिर्फ 2 जगहों पर ही ये रेडिएशन इतना ज्यादा क्यों है, ये 2 हॉटस्पॉट्स पर ही इतना कंसंट्रेटेड क्यों है। बात सुनने में अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन अगर बात चल ही रही है तो इस पर भी गौर कर सकते हैं कि क्या वो एलियंस कहीं हमारे पूर्वज तो नहीं थे, या फिर वो कहीं सुमेरियन सभ्यता के गॉड अनुनाकी तो नहीं थे। मार्स पर कभी जीवन था या वहां कभी एलियंस थे, इस टॉपिक पर बहस तो बहुत लंबी चलने वाली है। फिलहाल अगर आप मार्स पर एलियंस को लेकर
कुछ एंशिएंट थ्योरीज के बारे में जानना चाहते हैं, अनुनाकी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप साईफाई दुनिया चैनल की ये वीडियो जरूर देखें। खैर, आपकी राय क्या है मार्स पर ज़ीनॉन 129 रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप भी ब्रैंडनबर्ग की एलियन एटॉमिक एक्सप्लोजन वाली थ्योरी पर बिलीव करते हैं? शायद ये थ्योरी यह कहने की कोशिश करती है कि इस यूनिवर्स में सिर्फ इंसान ही क्रूर नहीं है, शायद कोई और भी है। ये प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर हम शायद जानना भी ना चाहें। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। स्पेस ट्रेवल का आइडिया ही अपने आप में एक्साइटमेंट से भरा होता है और अब लगता है कि इंसान जल्द ही मार्स और चांद पर जाने के लिए तैयार होगा। प्लान्स तो तैयार हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? हमसे मेरा मतलब है कि हमारे इंसानी शरीर, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि जैसे पहले एक्सपेरिमेंट्स के लिए जानवरों को स्पेस में भेजा था, ठीक उसी तरह आज के दौर में हम ओवर एक्साइटेड या ओवर कॉन्फिडेंट होकर स्पेस में लोगों को भेज दें। वो लोग बस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भर बनकर रह जाएंगे। कुछ वैज्ञानिक स्पेस ट्रैवल के ऊपर चेतावनी भी दे चुके हैं, क्योंकि ह्यूमन स्पेस ट्रैवल से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। स्पेशली वो स्पेस ट्रैवल ज्यादा खतरनाक है जहां बहुत ही ज्यादा डिस्टेंसेस को कवर करना है और ज्यादा टाइम तक स्पेस में रहना है। यहाँ पर कुछ ओपन क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस एक्सप्लोरेशन और मार्स कॉलोनाइजेशन के दौरान हालातों को बद से बदतर बना सकते हैं। स्पेस ट्रैवल की दुनिया में बड़े जोरों शोरों से काम चल रहा है। ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनीज स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। ये सिर्फ एक रिहर्सल है लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस ट्रेवल की। सारी कंपनियां डेटा इकट्ठा करने में लगी हुई हैं और बिजनेस में तो कहा ही जाता है डेटा इज द किंग। सारी कंपनियां स्पेस ट्रेवल की कॉस्ट को कम करने का ट्राई भी कर रही हैं। यहाँ पर एलन मस्क मानते हैं कि आज के दौर में वो स्पेस ट्रेवल और मार्स कॉलोनाइजेशन के प्लान से इनफाइनाइट मनी नहीं कमा सकते, और वो सही भी हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें इंसान पैसों से नहीं खरीद सकता। मसलन वो खुशी जो इंसान अपने परिवार के साथ रहकर महसूस कर सकता है, और जिंदगी भी, क्योंकि एक बार अगर जान चली गई तो उसकी भरपाई भला कौन करेगा। आउटर स्पेस में सेफ्टी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम जानते हैं कि हम इंसान स्पेस में रहते हुए लगातार खतरों से घिरे रहते हैं, लेकिन क्या हम या फिर कोई और इन खतरों को कम कर सकता है और गारंटी के साथ बिना किसी खतरे के मार्स पर एक सफल लैंडिंग कर सकता है, और या फिर वहां से वापस आना भी एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे खतरे हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर गहरा असर डाल सकते हैं। सबसे पहला खतरा है बॉडी टेम्परेचर का। क्या आप जानते हैं कि हमारा इंसानी शरीर एक बड़े ही नैरो बैंड टेम्परेचर रेंज में रहने के लिए बना है, और ये कंडीशंस हमें सिर्फ धरती पर ही मिल पाती हैं। लेकिन क्या मार्स ऐसा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्स पर रहते हुए इंसानी शरीर को वहां के गर्मियों का 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट झेलना पड़ेगा, और फिर हमें डील करना पड़ेगा एक ऐसे टेम्परेचर शिफ्ट से जो उसी गर्मियों की रातों में 0 से भी 80 से 100 डिग्री तक नीचे चला जाता है। ऐसे ही अचानक ही टेम्परेचर में 150 से 200 डिग्री के अंतर का आना, आपको क्या लगता है, क्या हमारा नाजुक इंसानी शरीर ये सब झेल पाएगा? और सच मानिए, स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में हमारा शरीर नाजुक ही लगता है। मार्स पर तो ये वेरिएशन 200 डिग्री तक ही सीमित है, लेकिन चांद पर ये और भी खतरनाक है, क्योंकि चांद पर टेम्परेचर वेरिएशन 500 डिग्री से भी ज्यादा का होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि अल्ट्रा बॉइलिंग पॉइंट से लेकर अल्ट्रा डीप फ्रीज तक यहाँ का तापमान रहता है। और अगर इन सेलेस्टियल बॉडीज को छोड़ भी दें तो आउटर स्पेस खुद में एक अल्ट्रा डीप फ्रिज है -450 डिग्री के साथ, और हमारा शरीर इन लेवल्स के तापमान पर रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। लेकिन माना जाता है कि हम इंसान मंगल ग्रहवासी हैं, क्योंकि मंगल जैसे रहस्यमय ग्रह से हमें कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जो ये कहते हैं कि हमारी भगवान या फिर हम मंगल ग्रह से आए हैं। आप जरूर इसके बारे में जानना चाहेंगे तो अनएक्सप्लेन्ड चैनल की ये वीडियो जरूर देखें, जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें माइक्रोग्रेविटी और वेटलेसनेस की, तो ऑफ कोर्स मार्स पर, मून पर या फिर स्पेस ट्रेवल के दौरान हमारे पास अर्थ की वो ग्रेविटी नहीं रहेगी। चांद पर 6 गुना कम
और मंगल पर 3 गुना कम ग्रेविटी हमारे शरीर पर क्या असर डालेगी, इसके क्या परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं, इसके बारे में हम अभी ज्यादा नहीं जान पाए हैं। माइक्रोग्रेविटी में इंसानी शरीर बोन लॉस और मसल मास के लॉस की वजह से भयंकर खतरे में पड़ सकता है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम, बॉडी फ्लूइड और खून के प्रभाव पर भी गलत असर पड़ेगा और ये ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ और भी भयानक होती जाएंगी। मार्स का 6 महीनों का सफर एक बुरा सपना बनकर रह जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। और हाल फिलहाल में आर्टिफिशियल ग्रेविटी अपने स्पेसशिप में इस्तेमाल करना जरा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ना तो हम किसी साईफाई मूवी की तरह कोई स्पेसशिप बना रहे हैं और ना ही किसी साईफाई मूवी के कैरेक्टर की तरह बेफिक्र होकर उन स्पेसशिप में घूमने वाले हैं। और यहाँ पर आती है अगली दिक्कत स्पेसशिप में जगह कम होने की। जब कई लोग साथ में एक ही जगह पर काम करते हैं तो उनमें मतभेद होना एक आम सी बात है, लेकिन वहीं अगर ये मतभेद अंतरिक्ष में तैरते एक छोटे से स्पेस कैप्सूल में हो जाएं, तो उन्हें यात्रा के दौरान 6 से 7 महीने साथ भी रहना है। ऐसे में समझौते जल्दी नहीं होते, क्योंकि किसी दूसरे की जिद पर कोई इंसान अपनी जान को दांव पर नहीं लगा सकता। वैज्ञानिक ये देख चुके हैं कि इन हालातों में इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो एकदम से कम हो जाता है, और जब तक ऐसी प्रॉब्लम का ग्राउंड कंट्रोल को पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अंतरिक्ष यात्री स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार हो चुके होंगे और ऐसे में वो स्पेस मिशन पर फोकस नहीं कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ की इस प्रॉब्लम को सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है और लंबी दूरी हमारे लिए अगला खतरा बनने के लिए तैयार बैठी है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। हर रोज एक ही छोटा सा स्पेस कैप्सूल, एक ही तरह के लोग और उनकी बातें, और अगर अनबन हुई तो मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस जानलेवा साबित हो सकते हैं। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त होगा उनका खुद का दिमाग। अगर वो जरा सा भी इस ट्रिप में बोर हुए तो ये बोर्डम सबसे खतरनाक साबित होगा। साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि लॉन्ग स्पेस ट्रिप के दौरान जो सबसे कठिन समय होता है वो होता है उस ट्रिप का 3rd क्वार्टर, यानी कि तीसरा भाग। उस समय सबसे ज्यादा बोरियत फील होगी, न घूमने फिरने की जगह होगी, न वो धरती वाली ग्रेविटी। बोरियत और स्ट्रेस की वजह से कम नींद आएगी और उस वक्त वो अंतरिक्ष यात्री उस स्पेस मिशन के लिए किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं होगा। बोरियत की वजह से वो अपने टारगेट्स पर फोकस नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि वो कोई गलत डिसीजन ले बैठें, और ऐसी परिस्थितियां मिशन को तो रिस्क में डालेंगी ही, लेकिन हालातों को बद से बदतर बना देंगी। फिर दिक्कत आएगी ऑक्सीजन की कमी की। धरती पर हमारे पास एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर में हमें प्राइसलेस ऑक्सीजन एकदम फ्री में मिल जाती है। वो बात अलग है कि हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन चांद पर और मार्स पर ऑक्सीजन नाम का परिंदा भी पर नहीं मारता। चांद पर तो खैर कुछ है ही नहीं, लेकिन मंगल पर है, और वो है जहर। हमारे इंसानी शरीर के लिए एक हाईली टॉक्सिक मिक्सचर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसों का। इन जगहों पर हमें सर्वाइवल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। हमें स्पेस सूट चाहिए होंगे, हर समय उन्हें पहनकर रखना होगा, और हर समय उन्हें पहनकर काम करना, किसी चीज को हैंडल करना एक बड़ी प्रॉब्लम है। आखिर इन स्पेस सूट्स को पहनकर कोई नुकीली चीज या फिर किसी और कोरोसिव एलिमेंट से डील नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर स्पेस सूट डैमेज होता है और ना चाहते हुए भी कोई अनहोनी होती है तो डर अंतरिक्ष यात्रियों पर हावी हो सकता है और फिर उन्हें कोई गलत फैसला लेने में देर नहीं लगेगी। हालात कहीं ज्यादा बिगड़ जाएंगे। फिर एंट्री होगी एक न दिखाई देने वाले दुश्मन की, रेडिएशन, और स्पेस में इसकी भरमार है। आखिर जिन ग्रहों या पिंडों पर अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहाँ इंसान धरती जितना सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है, फिर चाहे वो स्पेस सूट में ही क्यों ना हो। कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशन अंदर से शरीर को खा रहा होगा, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को इसकी भनक तक नहीं होगी। अभी तक इसके लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं खोजा गया है जिससे अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रेडिएशन की चपेट में आने से बच सके। और फिर आता है साइंस फिक्शन का वो कॉन्सेप्ट जो खास तौर पर लॉन्ग स्पेस ट्रेवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो है डीप स्लीप स्टेट या फिर हाइबरनेशन। 2001 अ स्पेस ऑडिसी और पैसेंजर्स जैसी मूवीज में इस कॉन्सेप्ट को भली भांति दिखाया गया है, जहां एस्ट्रोनॉट्स को एक स्लीप चैम्बर में बंद कर दिया जाता है, जिससे उनके शरीर की सारी एक्टिविटीज लगभग बंद हो जाती हैं। इवन उनकी उम्र बढ़ना भी रुक जाती है। ये कॉन्सेप्ट तब काम आएगा जब हम इंटरगैलेक्टिक यात्रा करेंगे, सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर जाएंगे। तब ऐसे में
हमारी 60 साल की एवरेज लाइफ में 200 साल की यात्रा करना भी पॉसिबल हो पाएगा। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मूवीज तक ही सीमित है, लेकिन मान लीजिए कि अगर हम ऐसी कोई तकनीक विकसित कर भी लेते हैं तो आप धरती पर हाइबरनेशन में चले जाएंगे और मान लीजिए कि आप 200 साल तक यात्रा करने वाले हैं। यात्रा के बाद 200 साल बाद आप एक प्लेनेट पर पहुंचते हैं, तो क्या आप 200 साल बाद एकाएक अपनी इनएक्टिव पड़ी मसल्स को चला पाओगे? और क्या हमारा दिमाग धरती से उस प्लेनेट के बीच जो एनवायरमेंटल चेंजेस आए हैं उनको झेल पाएगा? खैर, इतना दूर जाने की क्या जरूरत है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारा दिमाग हाइबरनेशन को सरवाइव नहीं कर पाएगा। हम ब्रेन की इतनी स्लो एक्टिविटीज को प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे और बॉडी में जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा उससे हालात बिगड़ सकते हैं। तो इसे अभी के लिए फैंटेसी में ही रहने दिया जाए तो ठीक है, और ये सारे खतरे हमें इसी फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलकर देखने होंगे। इनमें कोई शक नहीं है कि हम मार्स पर जा सकते हैं, लेकिन इन खतरों से कैसे निपटा जा सकता है हमें ये पहले सोचना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी सिचुएशन सबसे खतरनाक साबित हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।